हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 13 और 14 अक्टूबर दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि टाटा ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको चुना गया है। रतन टाटा की मृत्यु के 48 घंटे के बाद ही नए चेयरपर्सन के रूप में चुन लिए गए हैं कौन, तो इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही में 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, इसके भी बारे में वीडियो में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। मेरा आपसे सवाल ये था कि जो घास होती है या ग्रास है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर है बेंजोइक एसिड, जो कि घास में पाया जाता है। और जो एसिटिक एसिड है ये आपका विनेगर में पाया जाता है। किसमें? विनेगर में। ठीक है, विनेगर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, ये आप ध्यान रखना। इससे ये सवाल पूछा जाता है कि पानी में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड मिलाया जाए कि वो विनेगर बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर 100 ml वाटर है तो इसमें आपको 6 to 7 ml एसिटिक एसिड मिलाना है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली अगर परसेंट में पूछा जाए तो आप बोल सकते हो 6 to 7% जो है वो आपको एसिटिक एसिड पानी में मिलाना है। तो जितना भी पानी है वो पूरा विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो विनेगर बनाने के लिए 7% करीब एसिटिक एसिड आप डालोगे। तो 100 ml में वही मैंने आपको आइडिया दिया कि 6 to 7 ml एसिटिक एसिड आप डालेंगे तो ये जो 100 ml पूरा पानी होगा ये विनेगर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक एसिड आपके कई तरीके के होते हैं, जैसे कि अ, दही में पाया जाने वाला जो लैक्टिक एसिड होता है, और दूध में पाया जाने वाला जो ब्यूट्रिक एसिड होता है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड आपको पता है कहाँ पाया जाता है? जो चींटी का डंक होता है आंट में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बस दोनों की तीव्रता थोड़ी सी डिफर है। जो कि बिच्छू में पाया जाता है उसमें फॉर्मिक एसिड की तीव्रता काफी ज्यादा हो जाती है। और जो फॉर्मिक एसिड है यही जब बॉडी के अंदर इंड्यूस किया जाता है इन दोनों के द्वारा, तभी आपको जलन फील होती है। जैसे ही चींटी काटती है तो जो उसके डंक में जलन फील होती है वो इसी एसिड की वजह से होती है। स्टैटिक जीके में आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो मेरी इस किताब को अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं, हर एक वनडे एग्जाम के लिए। इसमें मैंने 81 टॉपिक कवर किए हैं स्टैटिक जीके के। 2100 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन भी हैं सॉल्यूशन के साथ। ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्टैटिक जीके में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में भारत के कौन से दो राज्य हैं जिनके लिए 15वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा एक धनराशि आवंटित करी गई है, ताकि ये दोनों राज्य अपने जो लोकल या फिर आप बोल सकते हो रूरल बॉडीज हैं उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो इस टाइम पर 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है और इनके द्वारा भारत के जो दो राज्य हैं, एक तो है आंध्र प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। इन दोनों राज्यों के अंदर गांव के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि आवंटित करी गई है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, कितनी कितनी धनराशि आवंटित करी गई है। हम आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो टोटल केंद्र सरकार ने इनको 593 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। लेकिन 593 में से फिलहाल में 395 करोड़ इनको दे दिए गए हैं। बची हुई धनराशि आगे आने वाले समय में दी जाएगी। इस पैसे की मदद से आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर काम होगा। 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 615 ब्लॉक हैं और 615 इन ब्लॉक्स के अंदर 12,800 गांव हैं। तो ग्राउंड लेवल पर 12,800 ये गांव हैं जिन्हें इन धनराशि का फायदा दिया जाएगा और इन गांवों में बेहतर पानी, बिजली, एजुकेशन, इन सब की फैसिलिटी दी जाएगी। अब राजस्थान की बात करें तो इसके लिए केंद्र सरकार ने, क्योंकि बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन भी है, तो यहाँ पर 760 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। 760 में से 507 जो है, ये धनराशि 507 करोड़ की धनराशि इनको दे दी गई है। बाकी बची धनराशि अगले 2 साल में दी जाएगी। और राजस्थान के अंदर इस पैसे की मदद से टोटल अगर बात करें तो करीब 9,000 गांवों को फायदा मिलेगा। एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 9,068 गांवों को इसका फायदा मिलेगा। आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे चंद्रबाबू नायडू हैं मुख्यमंत्री, और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये हैं अब्दुल नजीर। और राजस्थान में भाजपा की ही सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, और गवर्नर है यहाँ पे हरिभाऊ किशन राव बागदे। हाल ही में
केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो केंद्र सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। और दरअसल जो इसका पूरा नाम है वो ये है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, अगर वो रूफटॉप पर अपने सोलर पैनल इंस्टॉल कराना चाहते हैं, या फिर जो एमएसएमईज वाले लोग हैं वो अगर सोलर पैनल लगवाते हैं, तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी दी जाती है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो कम पैसे में दिए जाते हैं, लगभग आधी से भी कम कॉस्ट में। इतना ही नहीं, हर महीने मुफ्त बिजली दिए जाने का भी प्रावधान है। तो इन सारी चीजों के लिए 500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। जितने भी एमएसएमईज हैं, मतलब जो कंपनीज हैं, उनके लिए एक और क्लाउज है इसमें। इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम उन्हें 30 करोड़ का फायदा मिलेगा, या फिर 60% प्रोजेक्ट कॉस्ट का फायदा मिलेगा। दोनों में से जो भी धनराशि कम होगी वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा फिलहाल में 75 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। ये जो 75 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये पूरे देश भर के 11 राज्यों और यूटीज के अंदर बनाए जाएंगे बीआरओ के द्वारा। इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? केंद्र सरकार ने इसके लिए 2236 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इस पैसे की मदद से पूरे देश भर में 11 राज्य और यूटीज के अंदर बीआरओ के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक डिफेंस का ही संस्थान है, और ये हमारी जो दूसरे देशों के साथ लगती हुई सीमा रेखा है, वहां पर रोड और ब्रिजेस बनाने का काम करते हैं। तो इस धनराशि के अंतर्गत टोटल 22 रोड प्रोजेक्ट हैं जो कि आ रहे हैं, और साथ में 51 ब्रिजेस बनाए जाएंगे आने वाले समय में। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी बीआरओ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। और बीआरओ का हेडक्वार्टर क्या है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? हाल ही में ये कौन है जिनको जेम पोर्टल के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? जेम जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप व्यापार करने के लिए डायरेक्ट केंद्र सरकार से ही वस्तुओं को खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप जेम पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पर आप देखोगे प्रोडक्ट के अंदर आपको अलग अलग क्लॉज दिखेंगे। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में अगर आपका व्यापार है तो आप हेल्थ सेक्टर में सर्जिकल मास्क हो गए, सर्जिकल ग्लव्स हो गए, एंड ऑपरेशन इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब आप गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं बल्क में। इसके अलावा आप ऑटोमोबाइल में अगर जाना चाहते हैं तो किसानों के लिए ट्रैक्टर वगैरह हो गए, आप उन्हें भी खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में मिलती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि करीब 32,000 कंपनीज इसके अंदर लिस्टेड हैं, इस पोर्टल के अंदर। और करीब जो प्रोडक्ट्स हैं जो, वो तो लाखों में ही हैं इसके अंदर। तो इसके जो नए सीईओ अब अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं एल सत्य श्रीनिवास, और ये 1991 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर हैं। इससे पहले कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। जेम पोर्टल जो है, इसकी स्थापना साल 2016 में करी गई थी, 9 अगस्त के दिन। और एक बात ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल में ही मैंने आपको बताया था, दो देशों में भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किए गए हैं। एक तो फ्रांस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये है संजीव कुमार सिंगला। दूसरा आप ध्यान रखोगे, जर्मनी में, जर्मनी में भी अभी एक हफ्ते पहले ही नए एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है एवी गुप्ते। क्या नाम है? एवी गुप्ते। पूरा नाम है अजीत विनायक गुप्ते। हाल ही में केंद्र सरकार का एक डेटा लॉन्च किया गया है। इस डेटा के अंतर्गत ये पता लगा है कि पिछले सत्र में टोटल जो डायरेक्ट टैक्स है, ये कितना ग्रोथ के साथ कलेक्ट किया गया है। तो केंद्र सरकार ने 18% ग्रोथ के साथ जो डायरेक्ट टैक्स है इसको कलेक्ट किया है। और अगर रुपए में बात करें तो ये होता है 11.25 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, जो कि डायरेक्ट टैक्स में कलेक्ट किया गया है। आप में से हो सकता है कई लोगों को ना पता हो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है। टैक्सेस बेसिकली दो ही तरीके के होते हैं, एक जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, और दूसरा जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब बिल्कुल आसानी से समझना हो तो ध्यान दीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे ऐसे। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सरकार को चुका देते हो अपनी पॉकेट से। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हुआ इनकम टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 100 रुपए कमाया और 10 रुपए अगर आपने सरकार को टैक्स दे दिया, तो ये क्या है? आपकी कमाई पर टैक्स है ना, मतलब इनकम पर टैक्स है ना।
दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। और यही आपकी, क्योंकि डायरेक्ट पॉकेट से जा रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसको आप अपनी डायरेक्ट पॉकेट से नहीं देते हो। ये वो टैक्स होता है जिसको आप कस्टमर से पहले लेते हो और फिर आप ये टैक्स आगे गवर्नमेंट को पे करते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। एग्जांपल के तौर पर, आपने एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे मान लीजिए कोई कोर्स लिया, तो उसमें टैक्स जो लगा होता है, ठीक है, वो जीएसटी है। तो ये जो जीएसटी हम आपसे ले रहे हैं, वो जीएसटी हम अपने पास भी नहीं रख सकते, वो हमें आगे पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि कस्टमर से लिया जाता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्ट टैक्सेस की, मतलब इनकम टैक्स से केंद्र सरकार ने पिछले सत्र में 11.25 ट्रिलियन रुपीस कलेक्ट किए हैं पूरे भारत भर में। ये कौन सा देश है जो कि हाल ही में एक कैंपेन है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया कैंपेन, इसको होस्ट कर रहा है, और ये एक तरीके का एजुकेशन शो है। तो पहली चीज तो ये है कि इस बार का जो एजुकेशन शो हो रहा है 2024 का, ये हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में, और यूएई में हो रहा है शारजहां में। कहाँ पर? शारजाह। और वहां पर भारत का ये कैंपेन है स्टडी इन इंडिया कैंपेन। ये कैंपेन इसलिए लगाया गया है कि दुनिया भर में एजुकेशन से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। अब ऐसे में क्या है कि भारत की जो हायर एजुकेशंस है, उनको प्रमोट करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके के यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज ने अपनी अपनी एजुकेशन के लिए स्टॉल लगाए हुए थे, जिसमें से भारत का भी एक था। और इस पर्टिकुलर इवेंट में अगर देखें तो पूरे भारत की करीब 590 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया है, जहां पर वो अपने कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। और दुनिया भर से अगर बात करें तो करीब 20 देशों के मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको चुना गया है? हम सभी को पता है, श्री रतन नवल टाटा की मृत्यु हो गई 9 अक्टूबर के दिन, और उनके देहांत के 48 घंटे के अंदर ही नए चेयरपर्सन नियुक्त कर दिए गए हैं। और ये हैं द वन एंड ओनली, कौन? नियोल टाटा। ठीक है, और जो नियोल टाटा है, नोएल टाटा, ये रतन टाटा के स्टेप ब्रदर है, या फिर आप बोल सकते हो हाफ ब्रदर हैं। तो फिलहाल में इनका जो वोट रखा गया है, उसमें वो एक ही मत से पूरे टाटा ट्रस्ट ने इन पर ही मोहर लगा दी है। और जो नोएल टाटा हैं, ये 67 ईयर्स के हैं इस टाइम पे, और रतन टाटा की मृत्यु 86 वर्ष में हुई है। तो इनके अलावा और कोई बेहतर दावेदार इस टाइम पर नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है, जो नोएल टाटा हैं, ये पिछले 40 सालों से टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी कितनी है टाटा सन्स में। टाटा सन्स, जो कि लगभग टाटा की सारी ऑर्गेनाइजेशंस की पेरेंट कंपनी है, उस पेरेंट कंपनी के 66% जो स्टेक्स हैं, ये टाटा ट्रस्ट के पास होते हैं। यही कारण है कि टाटा जितनी भी कमाई करता है, उसका 66% टाटा ट्रस्ट के पास जाता है। और ये टाटा ट्रस्ट ही है जो कि पूरे देश भर में गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कार्य कर पाती है। दुनिया में ऐसे संस्थान आपको शायद ही देखने को मिलेंगे जहां पर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्ट में 66% शेयर होंगे। तो ये कारण है। इससे पहले नोएल टाटा अभी तक जो टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं, उन सभी में बोर्ड ऑफ मेंबर के रूप में पहले से ही अपॉइंटेड हैं, और पिछले 40 सालों से अपना एक्सपीरियंस वहां पर शेयर कर रहे हैं। हाल ही में पूरे दुनिया के सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति कौन बन गए हैं, जिन्होंने 8,000 मीटर से ऊंचाई की 14 चोटियों को समिट कर लिया है। मतलब ऐसी चोटियां, माउंटेन पीक्स, जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ज्यादा है। तो ऐसी 14 माउंटेन पीक्स को ये अभी तक समिट कर चुके हैं। तो इनका नाम है नीमा रीनी शेरपा, और नेपाल से बिलोंग करते हैं, और इनकी उम्र सिर्फ 18 साल है। और जो इन्होंने माउंट की चढ़ाई करना चालू किया है, ये पिछले 2 साल से चालू किया है। पहली बार इन्होंने जो पीक चढ़ी थी वो थी माउंट मंसालू, जिसकी हाइट है 8,163। तब ये 16 साल के हुआ करते थे। तो आप ये समझ लो, पिछले 2 सालों में करीब करीब आप ये मान लीजिए कि पिछले 740 दिनों में 14 पीक्स इन्होंने चढ़ाई कर ली है। और इनमें से माउंट एवरेस्ट भी है। माउंट एवरेस्ट दूसरी चढ़ाई थी इनकी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता ही है। उसके बाद इन्होंने केटू की भी चढ़ाई करी है, माउंट चोयू हो गया, मकालू,
कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, नंगा पर्वत, इन सब की चढ़ाई ये कर चुके हैं। और अभी लेटेस्ट इन्होंने 9 अक्टूबर के दिन शीश पंगमा की चढ़ाई भी पूरी करी है, जिसकी हाइट है 8,027 मीटर। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2024 का नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है निहोन हिडानक्यो। क्या नाम है? निहोन हिडानक्यो। और ये जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1956 में करी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे, तो उसके बाद जो भी डिजास्टर हुआ था और उस बमबारी के बाद जो बचे हुए लोग थे, उनकी मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन आगे आई थी 1956 में। तब से आज तक ये ऑर्गेनाइजेशन जो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो बॉम्ब विक्टिम्स हैं, उनकी पीढ़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें हर तरीके की मदद कर रही है। रेडिएशन इतना था कि कई डिकेड्स तक तो वहां पर जो लोग थे वो विकलांग पैदा होते रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहा है। इतना ही नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और उद्देश्य है। दुनिया भर की पृष्ठभूमि पर यूनाइटेड नेशंस में ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार ये अपील करती है कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं होना चाहिए जिसके पास परमाणु बम हो। हम सभी को परमाणु बम को पूरे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। इवन इनका कहना है कि अगर है भी, तो हमें इस तरीके के सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे कि आगे चल के उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए, और ये एश्योर करें कि दोबारा दुनिया में कभी भी परमाणु बम अटैक ना हो। तो इनकी इस स्पिरिट को देखते हुए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करी गई है ऑर्गेनाइजेशन। और नोबेल पीस प्राइज की स्थापना 1901 में करी गई थी एल्फ्रेड नोबेल की याद में। नोबेल पीस प्राइज के साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन की धनराशि दी जाती है। ये कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने भारत सरकार की सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए पैक्ट साइन किया है आपस में? तो एक तो है उमंग ऐप, और इन्होंने डिजी लॉकर के साथ पैक्ट साइन कर लिया है। उमंग ऐप भारत सरकार का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें केंद्र सरकार, इसके अलावा भारत की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह हो गई, ब्लॉक वगैरह हो गया, तो जितनी भी ऊपर से नीचे तक भारत सरकार की सर्विसेज हैं, या राज्य सरकार की या लोकल बॉडीज की सर्विसेज हैं, उन सारी सर्विसेज को आप इस एक एप्लीकेशन में अवेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर जैसे आपको पैन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, उसके लिए भी आप उमंग एप्लीकेशन से एनरोल करके अप्लाई कर सकते हैं, और इसी में आप अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करते हैं, और उसी के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, और बाद में अगले 10 दिनों के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके घर में कुरियर कर दिया जाता है। तो डिजी लॉकर क्या था? डिजी लॉकर अभी लेटेस्ट है। कुछ टाइम पहले ही भारत सरकार डिजी लॉकर की एक ऐसी सर्विस लाई है जिसमें कि आप अपने जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कभी आपने देखा होगा कि आपको मार्कशीट कहीं पर अपलोड करनी है, आपकी मार्कशीट ही नहीं मिल रही है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में डिजी लॉकर आज की डेट में डिजिटाइजेशन के फील्ड में काफ़ी बेहतर ऑप्शन है कि इसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए और वो हमेशा के लिए सेव रह जाएंगे। इतना ही नहीं, ये इस चीज़ को एश्योर करता है कि इसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना करें। ये ऑटोमेटिक उसका फिल्टरेशन करता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। तो अब उमंग एप्लीकेशन के अंदर ही आपको डिजी लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी, ताकि आप वहीं पे अपना लॉकर रखें, वहीं से डॉक्यूमेंट निकाल के ऐप पर अपलोड कर दें किसी भी अपने डॉक्यूमेंट या सर्विस के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसके लिए कितने नए मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं? तो टोटल इसके लिए हाल ही में 18 मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं, और उनमें से कुछ कंट्रीज जैसे कि कतर, साइप्रस, कोलंबिया, थाईलैंड, ये सब न्यूली इलेक्ट किए गए हैं। और ये जो 18 मेंबर्स न्यूली इलेक्ट किए गए हैं, ये अगले 3 सालों के लिए होंगे। 2025 से 27 तक का अपना कार्यकाल सर्व करेंगे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। मतलब जो इनका अपॉइंटमेंट होगा, इनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2025 से चालू होगा, तो पूरा 25 ये मेंबर रहेंगे, 2026 में भी ये मेंबर रहेंगे, और 2027 में भी यूएनजीए के मेंबर रहेंगे। और 3 साल के बाद उसके बाद फिर से ये एलिमिनेट हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसकी स्थापना 1995 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे फिलेमॉन यांग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिलेमॉन यांग। और ये मैंने आपसे एक क्विज में भी अभी कुछ टाइम पहले पूछा था।
और जो ह्यूमन राइट काउंसिल है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ये जो काउंसिल है ये है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के नए हाई कमिश्नर के रूप में भारत सरकार ने किसको नियुक्त किया है? पहले तो आप ये समझ लें, कई लोगों को लग रहा होगा ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बट सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस जो है ये एक कंट्री है। ये कहाँ पर पड़ता है? देखिए वर्ल्ड मैप में, ये हमारा देश है भारत। जब आप और इधर आते हैं तो ये आपको अफ्रीका मिल जाता है, ये आपको मिडिल ईस्ट मिल जाता है, ऊपर आपको यूरोप मिल जाता है, और आप आ जाइए वेस्ट में, यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका ये है, और यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका। इसके बीच में ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं, यहां पर ये पड़ता है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। ठीक है, तो दिस इज एस आइलैंड कंट्री एक तरीके का है ये। तो इसके जो नए हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है सुभाष प्रसाद गुप्ता, और सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, साल 2006 बैच के अधिकारी हैं। और दोनों वे देशों के बीच में, सेंट विंसेंट और भारत के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ये पहली बार सन 1976 में स्थापित किए गए थे। सुभाष प्रसाद गुप्ता जो हैं, ये इससे पहले सूरीनाम के भी एम्बेसडर रह चुके हैं। अभी ये सूरीनाम के ही एम्बेसडर थे। और सूरीनाम कहाँ पड़ता है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी साउथ अमेरिका में ही पड़ता है। ये आपको ब्राजील दिखाई दे रहा है, ब्राजील से ही लगा हुआ है ये है आपका सूरीनाम। तो अभी तक ये सूरीनाम में थे, और साउथ अमेरिका को अच्छे से पहचानते और जानते हैं। इसी वजह से साउथ अमेरिकन कंट्री सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस के अगले हाई कमिश्नर अब ये होंगे। आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। राजा मोहन राय, विलियम एडम, गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी, या फिर द्वारकानाथ टैगोर। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म केवल 2 दिन बचे हुए हैं। आप जरूर इसको फिल कर लें, और स्पेशल बैच आप मेरा अवेल कर सकते हैं एनटीपीसी का, जिसमें एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कवर है। 11,500 से ज़्यादा वैकेंसी है, मौका मत छोड़िए। जल्दी रेलवे में वैकेंसी आती नहीं है, आपको भी पता है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का सिलेबस ये बैच आपका कवर कर लेगा। ये अच्छा टाइम है, इस टाइम पर आप अपना जितने जल्दी से जल्दी हो सिलेबस इसका कवर कर लें, क्योंकि जब एग्जाम होगा उसके 1-2 महीने पहले, ताकि आप मॉक टेस्ट भी दे सकें और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकें, तभी बात बन पाएगी। बाकी पॉलिटी का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। जो लोग मेरे से पॉलिटी कवर करना चाहते हैं, आप इसे नए बैच में एनरोल कर सकते हैं। 12 अक्टूबर से ही ये चालू हुआ है, दशहरे वाले दिन से। 1 साल की वैलिडिटी है। एम लक्ष्मीकांत पर बेसिस ये पूरी पॉलिटी मैं आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे कवर करा रहा हूँ। मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा अदर बैचेस, वो सब भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अवेल कर सकते हैं। ये वो फाउंडेशन बैच है जो कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेल करते हैं। अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टाइम पर लाइव बैच भी चल रहा है फाउंडेशन। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।